हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बने हैं, उनको एक कॉन्सेप्ट के थ्रू देख लेते हैं, एक शार्ट नोट के थ्रू देख लेते हैं। शार्ट नोट आप मत कहिएगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड कर लिया जाता है। जो आईएएस में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पीसीएस में क्वेश्चन आए हुए हैं, एक डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि जब भी आप इस पीडीएफ को रीड करें, आपको काफी कम समय में रीड कर लें। क्योंकि कोई भी आपका घटना चक्र अगर आप पढ़ना सोच रहे हैं तो 2-4 दिन में नहीं खत्म हो सकता। लेकिन अगर आप इस पीडीएफ को आप 1-2 दिन में ही पूरी पीडीएफ खत्म कर सकते हैं। क्या 1 दिन में ही पूरी पीडीएफ खत्म कर सकते हैं। ये नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वहां पर जाकर इस नोट को डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। देखिए, ये जो मैं पढ़ाता हूँ, इसी का एक क्यूज के फॉर्म में टेस्ट होता है। वो किस चैनल पे होता है? वो संतोषी आईएएस 2.0। ये नीचे लिंक दिया गया है उसका, और जिस पीडीएफ जहां पर मिलेगा उसका भी लिंक दिया गया है। तो जाके इसको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ वहां पर आप करिए। जो जो भी आपके पीसीएस में या आईएएस में क्वेश्चन आए हैं, वही क्वेश्चन वहां पर रखा जाता है, ताकि यहाँ पर पढ़ने के बाद जब वहां पर क्वेश्चन करें तो आपको ये पता चले कि जो हमने पढ़ा है वो कितना हमको आ रहा है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वैसे ही क्यूज करवाने के लिए सब आपसे पैसे पेड करते हैं, 100 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए। लेकिन यहाँ पर मैं जितना भी चीजें लाता हूँ आपके लिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट लाता हूँ। कोई पैसा नहीं लेता आपसे। सिर्फ आप क्या करिए, जाइए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, संतोषी आईएएस 2.0, और वहां पर आप क्यूज करिए। अभी लोकसभा वाला देखेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन आपको लोकसभा के मिल जाएंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अभी अब आपका कौन सा मिलेगा? ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मिलेंगे, उनको जाके आप कर लीजिए यहाँ पर पढ़ने के बाद। तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा, मेरा एफर्ट अच्छा लगेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। मैं हमेशा मेहनत करने पर विश्वास करता हूँ। ऐसा नहीं कोई ऐसे पीडीएफ ला के पढ़ा दिया, खुद इसको क्रिएट करता हूँ, हमको समय लगता है। तो अगर आपको लगे कि मैंने मेहनत किया है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। अब देखिए, हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की अगर हम बात करते हैं, जिसको आप सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। क्या होता है इसमें? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है, मतलब इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। संविधान के भाग 5 में का किसमें, अगर आपसे पूछे कि भाग किस में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की बात, तो भाग 5 में 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का तथा कार्यों आदि का उल्लेख किया गया है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय भी है। क्या है, याद रखेंगे, यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ भी एक सर्वोच्च न्यायालय है। एक फेडरल कोर्ट भी इसको कहा जाता है। देखिए, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान। अब देखिए, अभी हमने बताया 124 से 147 के बीच में इसका आर्टिकल होता है। अभी जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे उसको सब करवाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, उद्घाटन तिथि तिथि बोला जाता है। जो उद्घाटन डेट होता है उसको 28 जनवरी 1950। अब देखिए, ये क्वेश्चन एमपी पीसीएस में आया था और कई पीसीएस में भी आया हुआ है। यहाँ पर देखिए, दो चीजें होती है, लिखा जाता है अगर सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन पूछे तो 28 जनवरी 1950 बोलेंगे। अगर स्थापना पूछे तो 26 जनवरी 1950। तो दो आप डेट याद रखिएगा जब उद्घाटन की बात करता है। देखिए, मैं हर चीजें आपको ऐसे पढ़ाता हूँ ताकि आपको वहां पर कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप पढ़ लेते हैं लेकिन तब भी वहां पर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता है। उद्घाटन पूछा जाए तो 28 जनवरी बताएंगे। याद रखिएगा, उद्घाटन। अब देखिए, घाटन 8 आ रहा है उसमें, अगर आप उद्घाटन पढ़ेंगे तो लास्ट में टोन जो हो रहा है 8 आ रहा है, उद्घाटन। आठन, आठन ना 8 है। तो 28 जनवरी पढ़ेगा, दोनों ही 1950 में है। और जो स्थापना, तो 26 जनवरी याद रखेंगे, 26 जनवरी को स्थापना। तो उद्घाटन 28 जनवरी को और स्थापना 26 जनवरी को। अब ये बस सोचिएगा, ये सिंपल है। देखिए, ये सब क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है जब आप वहां पर प्रेशर में होते हैं, क्योंकि माइंड में जब वहां पर आप पेपर दिए होंगे पीसीएस का, देखे होंगे एकदम सिंपल क्वेश्चन भी आपसे गलत हुआ होगा, जो कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो क्वेश्चन आपसे कभी गलत भी हो सकता है। अगर आपको सपने में पूछ लिया जाता तब भी वो कर देते। लेकिन क्या होता है, माइंड का इतना प्रेशर होता है वहां पर,
अब देखिए भाग 5 में क्या होता है। भाग 5 में अभी हमने बताया यहाँ पर। अब देखिए न्यायाधीशों की कुल संख्या कह रहे हैं कितनी होती है। तो वर्तमान में अगर हम देखते हैं, वर्तमान में 34 न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश समेत है। और यहाँ पर प्रारंभ में तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रारंभ में न्यायाधीश कितने थे। तो प्रारंभ में न्यायाधीश 8 थे मुख्य न्यायाधीश समेत। तो अगर सिर्फ पूछे, देखिए ऑप्शन वहां दे देगा, 7 भी देगा 8 भी देगा। अगर वहां कहे कि प्रारंभ में मुख्य न्यायाधीश समेत कितने थे पूरे, तो 8 बताएंगे। अगर सिर्फ कहें कि प्रारंभ में न्यायाधीश कितने थे, तो कितने बताएंगे, अगर उनको छोड़ के मुख्य न्यायाधीश को, तो 7 बताएंगे। तो दोनों ही क्वेश्चन आ चुका है। वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित कितने हैं, 34 न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों की कुल संख्या। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय, अब ये क्वेश्चन कहां पर बीपीएससी 2011 में पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। वहां पर दिया गया था एक ऑप्शन, नहीं कर सकता है, लेकिन ये गलत है। वो क्या करता सकता है, आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ये 2011 की में बीपीएससी में आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आप देखते हैं ये क्या आ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो सेवानिवृत्ति की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कितनी होती है, 65 वर्ष होता है, 65 वर्ष होता है। ये याद रखेंगे। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो कितना होता है, 62 वर्ष। दोनों कंपेयर करता हूं, अभी हाई कोर्ट पढ़ाएंगे तो उनको आपको बताएंगे। ये सेवानिवृत्त की 65 वर्ष। शपथ दिलाता कौन सा है, कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलवाता है। शपथ की बात करता हूं कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति दिलवाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। पद त्याग अगर उनको करना हो तो राष्ट्रपति को संबोधित करके, जब शपथ दिलवाएंगे तो उन्हीं को आके त्याग पत्र भी देंगे। ऐसे याद करिए, जो शपथ दिलवाएगा वही त्याग पत्र, राष्ट्रपति को संबोधित करके क्या कर सकते हैं, वो त्याग पत्र दे सकते हैं। नियुक्ति क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा द्वारा किया जाता है, लेकिन कोलेजियम सिस्टम जो होता है उसी के बेसिस पर किया जाता है। ये नहीं कि राष्ट्रपति जिनको चाहे उसको उनको बना दिया जाए। कोलेजियम सिस्टम में देखा जाता है कौन वरिष्ठ आपके न्यायाधीश हैं उन्हीं को बनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा उसमें जाना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है। किसी दिन क्लास इस पे भी ले लेंगे, बता देंगे क्या होता है। तो नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम के परामर्श पे होता है। अब देखते हैं पद त्याग क्या होता है, राष्ट्रपति को संबोधित करके। अब यहाँ भी बताया पद त्याग कर सकते हैं राष्ट्रपति को संबोधित करके। ये यूपीपीसीएस 2013 यूपीपीसीएस 2014 दोनों जगह लगातार पूछ लिया गया था कि किसको पद त्याग कर, मतलब किसको इस पर त्याग कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति को संबोधित करके ये पद त्याग कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल 143, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है। तो 143 याद रखिएगा। 143 क्या कहते हैं, राष्ट्रपति क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति ये प्रदान की गई। अगर राष्ट्रपति चाहा कि हमको मतलब किसी कानून पर सलाह लेना है तो कहाँ जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सबसे बड़ा ऊंचा पद होता है। अब ये नहीं तो राष्ट्रपति किसी वकील के पास जाएगा या किसी और छोटे मतलब न्यायाधीश, तो हमेशा वो कहाँ पे जाएगा, वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा। वहां पर देख वहां पर राष्ट्रपति को बता सलाह देना पड़ेगा किसको, उच्चतम न्यायालय। तो राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति क्या होती है, आर्टिकल 143 होती है। ये याद रखिएगा 143। अभी हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा, 143 पढ़ा। डेट में कौन कौन से पढ़े, 65 वर्ष पढ़े हैं। 65 वर्ष क्या थी, सेवानिवृत्त की आयु थी। 34 हमने क्या पढ़ा, मतलब डेट हम बता रहे हैं कौन कौन से डेट हमने पढ़ा, मतलब वो नंबर, ठीक है नंबर। 34 वर्तमान में ये हैं, क्या है, 34 वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। 28 क्या पढ़ा, तो 28 उद्घाटन पढ़ा। और 26 क्या पढ़ा, 26 जनवरी को ये स्थापना पढ़ा। तो इतने हमने ये पढ़े। और ये अनुच्छेद 124 से 147 क्या सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है, तो इसमें नंबर हमने पढ़ा। अब देखिए 124 क्या कहता है, ये 124 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन किया गया है। आर्टिकल 124 में कहा किया गया है क्या, स्थापना, स्थापना कब की गई थी, 26 जनवरी। जब स्थापना किया जाए तो 26 जनवरी 1950 याद रखेंगे। उच्चतम न्यायालय
की स्थापना तथा गठन किया जाता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। या कार्यकारी या कार्यवाहक, अगर आपको वहां लिखा रहे कार्यवाहक न्यायाधीश तो वो भी यही होता है। तो 126 में क्या कहता है? कार्य मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आर्टिकल 128 क्या कहता है? आर्टिकल 128 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थित। तो आर्टिकल 128 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की जो बैठक होती है उसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 125 इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो 125 क्या कहता है? तो 125 कहता है कि न्यायाधीशों का वेतन ये लिया जाता है। न्यायाधीशों का वेतन 125 में आता है। 127 में क्या आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 127 याद रखेंगे। 127 क्या होता है? और 127 और 126 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति और 129 भी इंपॉर्टेंट है। अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय, जिसे जो भी डिसीजन देते हैं अब सुप्रीम कोर्ट अपना, उसको अभिलेख न्यायालय के रूप में सुरक्षित रख लिया जाता है। ये बताया जाता है अभिलेख न्यायालय मतलब क्या होता है कि जो भी डिसीजन दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो बता दिया जाता है किसी हाई कोर्ट के द्वारा कि देखिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा डिसीजन दिया गया था। आप जैसे कोई केस हुआ उसी टाइप और केस आ गया तो बता दिया जाता है देखिए उसी टाइप का एक डिसीजन आया हुआ है तो इसमें यही डिसीजन लागू होगा। ठीक है, तो यही होता अभिलेख न्यायालय। कौन सा? 129 कहता है अभिलेख न्यायालय। 127 कहता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। 125 कहता है न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि कहता है। उच्चतम न्यायालय की बैठक और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थित 128 कहता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 कहता है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 124 कहता है। ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 130 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय का स्थान होता है 130। ठीक है, तो ये 130 ये उच्चतम न्यायालय का स्थान होता है। 131 क्या होता है? उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार कि उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर काम कर सकता है। अब उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन अनुच्छेद 137 कहता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि के सभी न्यायालयों पर आबद्ध ये 141 कहता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई चीज बताता है कि ऐसा डिसीजन दिया है तो वो हर न्यायालय पर लागू किया जाएगा। तो 141 कहता है उसके मतलब डिसीजन को नहीं तोड़ सकते। 138 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के बारे में बात करता है कि उसके अधिकार क्या क्या हैं। और 142 क्या करता है? उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का परिवर्तन एक प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश होता है। 142। तो जो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। 129 याद रख लीजिएगा और 127 याद रख लीजिएगा। 127 तदर्थ न्यायाधीश और अभिलेख न्यायालय। 127 और 129 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 124 तो पता ही होना चाहिए कि स्थापना गठन इसी के बारे में बताया जाता है। और 143 याद रख लीजिएगा। 143 बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कह रहा है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ये क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि उच्चतम न्यायालय के संविधान के निर्वाचन से संबंधित, ठीक है, मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 होनी चाहिए। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं नीचे। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, एक मिनट। यहाँ पे देखिए सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाया जाना किस किस प्रकार से हटाया जाता है? साबित कदाचार और असमर्थ, मतलब कोई कदाचार, जैसे अभी कोई मुख्य न्यायाधीश थे उनको हटाने की बात चल रही थी, तो ये साबित कदाचार और असमर्थ है। संविधान के अनुच्छेद 124(4), 125(5) के प्रक्रिया क्या होता है? संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3, सोच सकते हैं 2/3, ठीक है। तो 2/3 से लगभग कितना होना चाहिए? मतलब 100 में अगर बात करें लगभग 66 लोग उपस्थित या मतदान देने वाले जो होंगे वो उनको
यहाँ पर वोट देना पड़ेगा, तभी बहुमत से हटाया जा सकता है। मतलब बहुत टिपिकल वो होता है, ऐसे नहीं हटा दिया जाएगा, ठीक है। जिसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर कुछ फैक्ट है, इस फैक्ट को याद रख लीजिएगा। हम बात करते हैं तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य में ये बोला जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादन किया। जहां भी मूल ढांचा आ जाए, ठीक है, वहां पर केशवानंद भारती जरूर लगाइएगा। कौन सा? 1973 याद रखिएगा और केशवानंद भारती याद रखेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का संरक्षक और अभिवाहक कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को संरक्षक और अभिवाहक। अब देखिए, जो संरक्षक, इसको देखिए राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय में कंफ्यूज मत होइएगा कौन संरक्षक है अभिवाहक है। देखिए हमेशा सर्वोच्च न्यायालय ही होगा, क्योंकि कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। संसद में क्या होते हैं? नेता होते हैं। और जो संसद होता है, जो राष्ट्रपति हमारा होता है, अगर देखा जाए तो वो सरकार के द्वारा ही, जो पक्ष या विपक्ष में जो होता है यह, वो क्या होता है? सरकार, राष्ट्रपति सरकार, मतलब सरकार पर ही, अगर ऐसे तो नहीं होता, मतलब संवैधानिक तरीके से ऐसा नहीं बोला जा सकता, लेकिन वो सरकार का ही एक प्रतिनिधि कह सकते हैं आप राष्ट्रपति को। सरकार ही, मतलब कंट्रोल की बात नहीं है, लेकिन बट सरकार ही उसको ये क्या कहते हैं, उनका चुनाव मतलब सरकार पर ही डिपेंड होता है, कौन राष्ट्रपति बनेगा कौन नहीं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो अभिवाहक या संरक्षक जो संविधान का होगा, ये मतलब हाँ संविधान का होगा, वो राष्ट्रपति होगा। क्योंकि जो अगर सरकार गलत डिसीजन ले रही है तो राष्ट्रपति उसको, अगर सरकार का प्रेशर रहेगा तो राष्ट्रपति उसको नहीं कह सकता कि ये गलत है। पहले होता था, पहले राष्ट्रपति जैसे राजेंद्र प्रसाद ये सब अच्छे थे, लेकिन अब क्या होता है, पूरी तरह से सरकार पर ही डिपेंड होता है राष्ट्रपति, ठीक है। मतलब ये लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। वैसे वैसे संवैधानिक तरीके से वो स्वतंत्र होता है, सबसे बड़ा होता है उसका पद। अब देखिए, वो सब आप समझ रहे होंगे। देखिए, संविधान के व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का। मेरा ये कहने का मतलब है, संविधान का जो संरक्षक होता है और जो अभिवाहक होता है, वो सर्वोच्च न्यायालय ही होगा, क्योंकि ये स्वतंत्र बॉडी है। तो वहां पर अब मत कंफ्यूज होइएगा कि राष्ट्रपति लगाएं कि सर्वोच्च न्यायालय लगाएं, वहां सर्वोच्च न्यायालय ही लगाइए, क्योंकि ये पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, इस पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। और संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार विधि का शासन है, ठीक है। तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो आधार है वो क्या है? विधि का शासन है। अब यहाँ पर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति संसद में है। कहाँ पर है? संसद में है। अब यहाँ पर देखते हैं, लिखा गया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा। अनुच्छेद 125 याद रखिएगा कि वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा, अनुच्छेद 125। अब देखिए, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जब सेवानिवृत्त हो जाएं तो वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो वो 4 होती है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के अब तक की सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशीय, जो यहाँ जो इसको बोल रहा था कि मूल ढांचे का सिद्धांत, केशवानंद भारती, वही यहाँ केशवानंद भारती केस 1973 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डेट जरूर याद रखा करिए। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के सुधारात्मक याचिका दायर की जा सकती है, दाखिल आर्टिकल 142 है, ठीक है। आर्टिकल 142 क्या करता है? सुधारात्मक याचिका। अब यहाँ पर देखते हो, उच्चतम न्यायालय के विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसका है? केवल राष्ट्रपति से है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम व्यवस्था को अपनाया गया था वर्ष 1993 में। ये काफी बार पूछा जाता है कि कोलिजियम व्यवस्था को कब अपनाया गया था? 1993 में। अब यहाँ पर लिखा गया है, जनहित याचिका की माता के नाम से जाना जाता है पुष्पा कापली हिंगोरानी को। किसको जाना जाता है? जनहित याचिका की माता के नाम से जाना जाता है पुष्पा कापिला हिंगो
रानी को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कार्यवाही की भाषा क्या होती है? अंग्रेजी। इसका भी अभी आर्टिकल बताएंगे कौन कौन सा आर्टिकल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज सेक्शन होने वाला है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा आप वॉच करिएगा और क्यूज जरूर करिएगा। क्यूज, क्योंकि अगर आप यहाँ करके क्यूज ज्वाइन कर लेते हैं, देखिए लिंक भी दिया गया है उसका, क्विज कर लेते हैं तो आपका पूरी तरह से याद हो जाता है। अब देखिए पीआईएल, पीआईएल इसका पहले एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है पीआईएल का। तो पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। पूरा नाम जनहित याचिका होता है। यूएस से देश है, यहीं से जनक पूछा जाता है कि जनक कौन सा है। जैसे देखते नहीं कहीं हर जगह कहीं से कुछ लिया गया है, तो पीआईएल कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। भारत में शुरुआत 1979 से हुआ है। कब? 1979 से इसकी शुरुआत भारत में हुई है, ये याद रखेंगे। भारत में जनक कौन कहलाते हैं पीआईएल के? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती, याद रखेंगे। पीएन भगवती को पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, इन्हीं को सॉरी इन्हीं को पीआईएल का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या याद रखेंगे? यहाँ पे देखिए आईएएस में भी क्वेश्चन आया है, यूपीपीसीएस मेंस में भी क्वेश्चन आया है, एमपीपीसीएस मेंस में भी पीआईएल से क्वेश्चन आया है। तो पीआईएल का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन याद रखेंगे। इसका जनक देश कौन सा? यूएसए से लिया गया। शुरुआत 1979 से हुई है। पीएन भगवती इसके जनक माने जाते हैं। जनक देश और जनक भारत में कौन है, ये दोनों याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ का रहा उच्च न्यायालय की बात। अभी हमने क्या पढ़ा? उच्चतम न्यायालय। अभी उच्चतम न्यायालय से कुछ और नीचे प्रश्न आएंगे, लेकिन यहाँ पर उच्च न्यायालय देखते हैं, ठीक है। वो मतलब मिसलिनियस में आ जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर, भारत की एकीकृत एक न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे है, ठीक है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय से ऊपर कार्य करता है। मतलब जो आपके जिले में होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, उससे ऊपर होता है। ये बीच वाला होता है, तीन स्टेप होता है ना ये न्यायालय का। पूरा ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, बीच में क्या होता है? हाई कोर्ट होता है, और नीचे अधीनस्थ न्यायालय होता है, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में बात करता है कि सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। कौन सा? सातवां संविधान संशोधन ये बात करता है कि 1956 में जो हुआ था, 56 में आया था, उसमें सरकार, जैसे दो राज्य हैं, अब वो सोच रहे हैं कि हमारा एक है। जैसे आपका पंजाब और हरियाणा ले लीजिए, उनका एक आपका हाई कोर्ट है। ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनका एक हाई कोर्ट है। सब जगह नहीं बनाना संभव है, क्योंकि रिसोर्स भी चाहिए ना उतना ज्यादा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे उच्च न्यायालय की अभी बताएंगे कौन कौन किसका। जैसे उच्च न्यायालय की हम बात करते हैं, ठीक है। तो उच्च न्यायालय का पहला कॉन्सेप्ट 1862 में गठन किया गया था, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 1862 में उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। संवैधानिक प्रावधान क्या होता है? भाग 6 होता है, उच्च अध्याय 5 होता है, भाग 6 होता है। किसमें? आर्टिकल 214 से 231 तक के बीच में होता है। उसका 124 से 147 तक, इसका 100 200 कितना था? 214 से 231 तक था। ये याद रखिए। भाग 6 था, उसका भाग 5 आता था। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? भाग 5। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये भाग 5 के अंतर्गत आता है, लेकिन हाई कोर्ट की बात करें तो भाग 6 के अंतर्गत आता है। अब इसका आर्टिकल क्या था? 124 से 147 के बीच था, और इसका आर्टिकल क्या था? वो 214 से 231 के बीच था। तो अभी इसमें देखते हैं क्या क्या। अब देखिए, वर्तमान में उच्च न्यायालय, जो 25वां उच्च न्यायालय है, 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश में 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती में अपने स्वरूप में कार्यरत है। आंध्र प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है अमरावती में अपने स्वरूप में कार्यरत है। एक अभिलेख न्यायालय 215 के, वहां पर अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का क्या था? तो ये 129 था, और यहाँ पर 215 एक अभिलेख न्यायालय की बात करता है। अब देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं तो ये यहाँ पर आप ये लगा दीजिए, 1 मिनट, ये तीर, ये इसी की बात कर रहा है, ठीक है। आपको
अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय वर्ष 1966 में संघ शासित राज्य दिल्ली के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1966 में क्या किया गया? दिल्ली के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। अतः जो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जिसके अपने उच्च न्यायालय हैं। कौन कौन से संघ शासित, पूछ सकता है क्वेश्चन आपके, कौन कौन से ऐसे यूटी हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं? तो कौन कौन से ऐसे यूटी हैं? तो यहाँ पर याद रखेंगे, दिल्ली एक यूटी है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जिसके अपने उच्च न्यायालय है। तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय, अब देखिए न्यायाधीशों की अहर्ताएं क्या है। भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, वह उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष का अधिवक्ता रहा हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो तो वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो जाता है। सेवानिवृत्त 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष था, ये याद रखेंगे। राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष वो क्या है, शपथ ग्रहण करता है। किसके तहत? न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अब यहाँ पर देखते हैं, उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 का के तहत किया जाता है। ठीक है, तो ये भी जैसे वहां पर भी था, यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा कंपेयर करके लिखा गया है। उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति आर्टिकल 128 के तहत था। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये देखिए, उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 224 का के तहत ये बोलता है। अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 बताता है। ठीक है, अपर और कार्यकारी नियुक्ति मतलब कार्यकारी जो न्यायाधीश को नियुक्ति होती है वो 224, ये इंपॉर्टेंट है 224। अब देखिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये क्या होता है? आर्टिकल 223 होता है। तो याद रखेंगे कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति किससे होता है? आर्टिकल 223 होता है। अब यहाँ देखिए, न्यायाधीशों की पदच्युत साबित कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट में था ऐसे यहाँ भी है। न्यायाधीशों की नियुक्ति 217(1) के तहत क्या कहता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐसे बनता ही है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका परामर्श लिया जाएगा और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाएगा तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। क्या, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किससे करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे वर्तमान में उनके, और संबंधित राज्य के राज्यपाल से करेंगे, जो राज्यपाल जैसे उत्तर प्रदेश में कोई राज्यपाल है तो उनके उनसे पूछेंगे, करता है, तथा अन्य न्यायाधीशों की, ये किसकी बात कर रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब देखिए यहाँ पर दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति से ले लेंगे परमिशन और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परमिशन ले लेंगे, और ये राष्ट्रपति, हाँ, और राज्य के राज्यपाल से परमिशन ले लेंगे। 3 लोग की बात यहाँ हो रही, राष्ट्रपति हो रहा है और देखिए मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। तो यहाँ पर 3 चीजें होगी, किसके लिए? मुख्य न्यायाधीश के लिए राष्ट्रपति होगा और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा और राज्यपाल होगा। अब अन्य न्यायाधीश जो होते हैं चीफ जस्टिस को छोड़कर, मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को छोड़कर, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। किससे करता है? जो राष्ट्रपति होता है वो उच्च न्यायालय, अब जब इनकी नियुक्ति हो गई मुख्य न्यायाधीश की, फिर राष्ट्रपति क्या करता है? इन्हीं से पूछ लेता है, बताइए किसको किसको नियुक्त किया जाए। वो होता है कि
वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये याद रखेंगे कौन किससे, नहीं तो वो कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं 2-3 बार यहाँ पढ़ा। अब देखिए दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ कौन सी है। पहले तो सबसे बड़ी खंडपीठ केशवानंद भारती 1973 था। दूसरी सबसे बड़ी गोलकनाथ पंजाब बनाम वाद 1967 में था। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उसी तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार हर करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ये यूपीपीसी 2012 की बात करता है। ठीक है। ये ये 2012 में ये क्वेश्चन आया था। यहाँ बताया गया यही क्वेश्चन, ये आपके पेपर में क्वेश्चन में था कि ऐसे लिखा गया था कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उससे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। कौन सा वाद था, तो वहां कई वाद दिए थे, तो वहां पर लगाना था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 था। अब यहाँ पर देखते हैं लिखा गया अनुच्छेद जो अनुउल्लंघनीय मौलिक ढांचा है। अनुउल्लंघनीय मौलिक ढांचा है मतलब जब मौलिक ढांचा को मौलिक अधिकार को उल्लंघन होता है तो आप कौन का आर्टिकल 32 उसकी रक्षा करेगा, आर्टिकल 226 रक्षा करेगा, आर्टिकल 227 भी होता है। तो अनुउल्लंघनीय आर्टिकल 227, 32 तो 26 तो आप जानते होंगे। 226 ये हाई कोर्ट के लिए होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है। जो रिट की बात करता है, रिट दायर, तो आर्टिकल 32 के तहत, तो आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन आर्टिकल 227 क्या कहता है, उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधिक्षण की शक्ति प्रदर्शित करता है। मतलब जो उच्च न्यायालय है वो उसकी पावर होती है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसका अधिकार मतलब सर्वे कर सकता है कि क्या क्या है, उसका एक्सेप्शन कर सकता है कि क्या क्या आपका है। अब यहाँ पर देखते हैं इंदिरा साहनीवाद जो होता है कि वो ओबीसी क्रीमी लेयर से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनीवाद किससे है, क्रीमी लेयर ओबीसी से। जब फॉर्म भरते होंगे तो वहां लिखा होगा क्या आप ओबीसी क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं हम ओबीसी क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं। वो इंदिरा, तब वहां नाम याद रखिए करिए, फॉर्म भरा करिए तो इंदिरा नाम जरूर याद रखा करिए। अब यहाँ पर देखिए विशाखावाद, मतलब ओबीसी बच्चों के लिए कर रहा हूँ, वो विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण विशाखावाद संबंधित है। मेनका गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा साहनी मेनका गांधी बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। 14, 19 और 21 के बारे में ये कहते हैं। अब देखिए रूपा अशोक हुरो बनाम अशोक हुरी सुधारात्मक याचिका की बात करते हैं। क्या रूपा अशोक हुरो और बनाम अशोक हुरा क्या सुधारात्मक याचिका की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के भाषा के बारे में बताया गया है। यूपीपीसीएस मेंस 2013 में क्वेश्चन अब पूछा गया था कि भारतीय संविधान का 348 जो है वो किसके बारे में बात करता है, तो भाषा के बारे में बताया गया है कि कौन सी भाषा यूज होगी, तो इंग्लिश ही यूज होती है, तो उसी के बारे में बताया गया था कि भारत के संविधान, भारत के उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी भाषा यूज होगी, ये 348 में बताया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिखा गया समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर समलैंगिकता की बात कर रहा है, तो समलैंगिकता की जो धारा है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारतीय दंड संहिता की धारा 300 किससे 77 से संबंधित है। पीसीएस 2018 का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखते हैं कह रहे हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते 202 3D या घा के अंतर्गत राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। किसका, ये राज्य की। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन और भत्ता होता है वो क्या कहाँ से दिया जाता है, वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन अगर जब वो रिटायर हो जाते हैं, उनके पेंशन की बात आती है, तो वो भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए। जब तक वो काम कर रहे हैं तब तक कौन देगा पैसा, तब तक राज्य सरकार देगा। इसके बाद राज्य सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगा कि मैं अब नहीं दे सकता, मैंने बहुत साल 62 साल आपको दिया, 62 साल रिटायर एज होती है ना, तो 62 साल हमने आपको दिया, अब जाइए आप केंद्र के पास, क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया, मेरे यहाँ सेवा आपकी समाप्त हो। तो केंद्र सरकार दयालु होती है।
ठीक है। तो केंद्र सरकार ने कहा चलिए हम आपका पैसा देते हैं। तो पेंशन जब जितना भी पेंशन जब तक वो रहेंगे, जितना पेंशन आएगा वो कौन देगा? भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। तो ये दोनों वर्ड याद रखेंगे, कौन कब ये राज्य सरकार देगी, अब कब केंद्र सरकार देगी। अब यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन किसके अंतर्गत है। देखिए, कोलकाता उच्च न्यायालय की मूल पीठ कहाँ पर है? कोलकाता में है। इसका अन्य जो पीठ है वो पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में है। अगर मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर में है, और एक ग्वालियर मूल पीठ तो जबलपुर में है, ग्वालियर और इंदौर में भी इसकी पीठें हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश में देखते होंगे आप, एक पीठ कहाँ पे है? इलाहाबाद में है, दूसरी पीठ कहाँ? लखनऊ में है। तो ऐसे यहाँ भी है। देखिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय की कहाँ पे है? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय की जो पीठ होती है, मेन होती है, मुंबई में है। और कहाँ कहाँ पे है? पणजी में, और औरंगाबाद में, नागपुर में। ये 2007 में यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया था कि बॉम्बे उच्च न्यायालय की मूल पीठ कहाँ कहाँ पे है? तो पणजी, औरंगाबाद और नागपुर में। और ये भी 2000 गुवाहाटी वाला भी आया था। गुवाहाटी का मूल पीठ गुवाहाटी में है, और यहाँ पर कोहिमा, ईटानगर और आइजॉल, याद रखेंगे, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का ईटानगर, कोहिमा और आइजॉल में। मूल पीठ तो गुवाहाटी में है, लेकिन इसके अन्य पीठ ईटानगर, कोहिमा और आइजॉल में। अब यहाँ पर देखते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मुझे बहुत अच्छा ये क्वेश्चन लगा कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय के अनुसार 233 में उल्लिखित है। किसमें? भाग 6 के अनुसार, भाग 6 के अध्याय 6 के अनुसार 233 में उल्लिखित है। कहाँ? 233 में। अब देखिए, ये आईएएस प्री में 2021 में क्वेश्चन आया था। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते, ये याद रखेंगे। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं किया। अगर वो कोई व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है तो कोई भी पुलिस अधिकारी क्या होता है, बिना न्यायालय की अनुमति लिए पूछताछ नहीं कर सकता है। देखते नहीं न्यायिक हिरासत में। तो आईएएस 2021 में क्वेश्चन आया था, ये आया था, और एक 2023 में क्वेश्चन आया, इसमें आया था। ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे। भारत में चालित न्याय जो मोबाइल कोर्ट है, इनका मानसपुत्र डॉक्टर मतलब इनके जन्मदाता कौन है? ये एपीजे अब्दुल कलाम है। ये बीपीएससी 2008 में क्वेश्चन आया था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मोबाइल कोर्ट जो होता है, इसके जन्मदाता कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, भारत में दिन दिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों विनियमों से करती हैं। ये पहला ऑप्शन ये था, मतलब एक स्टेटमेंट ये था कि मतलब जेल जो प्रशासन है उसका मतलब पूरा जो नियम उयम होता है उसको कौन बनाती है? तो वो राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। तो एकदम सही है। और दूसरा ये कहता है कि भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 के द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है। तो आईएएस प्री 2023 में ये क्वेश्चन आया था, तो दोनों में ही सही है। तो ये यहाँ पर ये वर्ड याद रखिएगा, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, और भारत में दैनिक जो प्रशासन होता है जेलों का, वो भी राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। तो ये 1894 अधिनियम याद रखेंगे, और ये राज्य सरकारों द्वारा जेलों का प्रशासन किया जाता है। तो ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है। ये आईएएस में आया हुआ है, तो आपके भी पेपर में आ सकता है। जेल अधिनियम कौन सा? 1894 में है, और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है बिन में। बस इतना ही आज था। आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लगभग जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन के फॉर्म में यही जो मैंने पढ़ाया है, यही क्वेश्चन के फॉर्म में आपको कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम के आईएएस संतोषी आईएएस 2.0 पे मिलेगा। क्विज मिलेगा। और इस पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? इस पीडीएफ को आप संतोषी आईएएस, जिसपे लगभग 12,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, क्विज लगा सकते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इस चैनल पर कोई पेड पैसा नहीं जा रहा है, सिर्फ आपको ज्वाइन करना, पढ़ना है। ठीक है। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।